अच्छा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर हम गैशियस एक्सचेंज देखें और उसमें सबसे पहले अगर हम स्टडी करें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर स्टडी करने के लिए हेडिंग्स बनाएंगे तो दो तरह की हेडिंग्स बनेंगी। एक आएगा उसका स्ट्रक्चर और दूसरा आएगा फंक्शन, और थर्ड हेडिंग में आप उसके रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स लिख सकते हैं। तो ये हेडिंग्स जो आपने बनाई हुई हैं ये सारी गलत हैं। यहाँ लिखें कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर हमने स्टडी करना है तो इसका स्ट्रक्चर पहले पढ़ेंगे और फिर उसका फंक्शन। तो पहले आप सिर्फ स्ट्रक्चर की हेडिंग देंगे और उसमें आप यहाँ ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई तक लिखोगे, साथ ये वाली डायग्राम आएगी और इसकी डिटेल आएगी। देन आप फंक्शन पे जाएंगे और उसमें आप गैशियस एक्सचेंज और वेंटिलेशन वाला टॉपिक लिखेंगे। थर्ड हेडिंग आएगी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, उसमें ये दोनों हीमोग्लोबिन वाला और ये टॉपिक्स आएंगे। तो ये 3 तरह की स्लाइड्स आपने बनानी है। अब पहले अगर स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे तो नेज़ल कैविटी से लेके हमने लंग्स तक जाना है। नाक को नेज़ल कैविटी का जो बाहर की तरफ वाला होता है, जिनको हम नथने कहते हैं, उनको एक्सटर्नल नेयर्स कहा जाता है। दे ओपन इनटू द नेज़ल कैविटीज़, ये नाक के अंदर वाला हिस्सा है, इसको नेज़ल कैविटी कहते हैं। चूँकि ह्यूमन बीइंग के अंदर पैलेट मौजूद होता है, तालू मौजूद होता है, विच सेपरेट द नेज़ल कैविटी फ्रॉम ओरल कैविटी, सेपरेट कर देता है। और आपका जो नेज़ल कैविटी है ये ओपन करती है बैक ऑफ द माउथ, यहाँ पीछे जाके ओपन होती है। एम्फीबियंस वगैरह में नाक जो है वो फ़ौरन मुंह में ही खुल जाता है, क्योंकि उनके पास पैलेट नहीं होता, तालू नहीं होता, बोनी पैलेट नहीं होता, सेकेंडरी पैलेट। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में ये मौजूद है। तो मैमल्स के अंदर जिसमें ह्यूमन बीइंग हम पढ़ रहे हैं, तो आपकी नेज़ल कैविटीज़ जाके ओपन हो रही हैं जिस पोर्शन में, उसको फेरिंक्स कहते हैं। सेकंड पार्ट है फेरिंक्स यानी गला, जिसमें आपके बहुत सारी ओपनिंग्स हैं। नेज़ल कैविटी की भी इसकी ओपनिंग्स हैं, माउथ की भी ओपनिंग पीछे से इसी के अंदर है, ओरल कैविटी की, फिर नीचे से फूड पाइप भी इसी में जा रहा है, फिर इसके अलावा विंड पाइप भी इसी में ओपन हो रहा है, फिर कानों से 2 छोटी छोटी नालियाँ आ रही हैं, वो भी इसी फेरिंक्स में ओपन होती हैं। तो फेरिंक्स कॉमन ओपनिंग है डिफरेंट पार्ट्स की। फिर अगर हम रेस्पिरेशन तक ही अगर महदूद रहें तो हमारी फेरिंक्स के बाद जो है एयर एंटर हो जाती है नेक्स्ट पार्ट, जिसको हम स्टार्ट ऑफ विंड पाइप कहते हैं। विंड पाइप का जो बिल्कुल स्टार्ट वाला पोर्शन है इसको लैरिंक्स बोलते हैं। आपने जो स्लाइड बनाई हुई है इसमें भी लैरिंक्स की डिटेल नहीं लिखी हुई, हेडिंग दी हुई है लेकिन लैरिंक्स के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ से रेज करें या लैरिंक्स के बारे में 2-3 लाइन ऐड करें। लैरिंक्स इज़ द वॉइस बॉक्स, लैरिंक्स वॉइस बॉक्स होता है, ये कार्टिलेज का बना हुआ पोर्शन है, या इट इज़ द अपर पार्ट ऑफ द ट्रेकिया विच इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनस फ्लैप्स एंड सम कार्टिलेजिनस बोन्स। और इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं बिकॉज इट कंटेन वोकल कॉर्ड्स, इसमें फाइब्रस वोकल कॉर्ड्स होती हैं विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यहाँ से आवाज़ पैदा होती है, इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो दिस इज़ द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया या विंड पाइप का मुंह है जो कि गले में खुल रहा है। एट द टॉप ऑफ दिस ट्रेकिया देर द ओपनिंग ऑफ द ट्रेकिया, ये जो लैरिंक्स है इसका जो सुराख है, दैट ओपनिंग इज़ कॉल्ड ग्लॉटिस। और उसके ऊपर अल्लाह पाक ने एक फ्लैप लगाया हुआ, एक ढक्कन लगाया हुआ है, ताकि जब आप खुराक खाते हैं तो वो स्लिप करके आपके विंड पाइप में ना जाए। उस ढक्कन का नाम है एपीग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस हो गया होल, और उसके ऊपर जो फ्लैप है जो कवर हो जाता है जब हम सॉल्विंग कर रहे होते हैं, जब हम फूड खा रहे होते हैं, जब वो हमारे गले में से उतरती है, तो व्हेन इट पासिस आउट ओवर फेरिंग्स टू इनटू एसोफेगस, तो जब हम उसको खुराक की नाली में पुश कर रहे होते हैं तो ये एपीग्लॉटिस खुद ब खुद प्रेशर की वजह से ग्लॉटिस के साथ क्लोज हो जाता है, और फूड जो है वो विंड पाइप में एंटर नहीं होती बल्कि फूड पाइप में एंटर हो जाती है। तो लैरिंक्स की जो ओपनिंग है उसको ग्लॉटिस, और उसके ऊपर जो ढक्कन है या कवर है, फ्लैप है, उसको एपीग्लॉटिस कहते हैं। नीचे आ जाएँ तो लैरिंक्स के नीचे आपको एक लॉन्ग ट्यूब नज़र आती है जो कि हमारे गले से शुरू होती है और रन करती है मिडल ऑफ द चेस्ट तक। इस ट्यूब का नाम है ट्रेकिया, और ट्रेकिया के अंदर आपको सी शेप के कार्टिलेज नज़र आएंगे। वो इसलिए मौजूद हैं, सी शेप के रिंग हैं, कंप्लीट रिंग नहीं है बल्कि सी शेप में रिंग्स मौजूद हैं कार्टिलेज के, जो इसको कोलैप्स होने से बचाते हैं। मिडल ऑफ द चेस्ट में जाके दिस ब्रोकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस। बोथ ब्रोंकाई जो है दे फर्दर डिवाइडेड इनटू द मैसिव टिश्यू। आपके चेस्ट में अल्लाह पाक ने 2 मैसी स्पॉन्जी टाइप के लंग्स रखे हैं। ये लंग्स कनेक्टिव टिश्यू से एपिथेलियल टिश्यू है, फिर मसल्स भी इसके अंदर हैं, फिर अंदर इसके अंदर बहुत सारे ग्रेप लाइक बंचेस हैं जो कि सैक्स हैं।
तो ये जो ब्रोंकाई है, जब ये डिवाइड होती है लंग्स के अंदर एंटर होती है तो ये डिवाइड करती है, छोटी ब्रांचेस बनाती है जिनको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और ये ब्रोंकियोल्स जब बिल्कुल एंड वाले सिरे पे पहुंचती हैं तो दे आर डिवाइडेड इनटू ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं इस तरह की स्ट्रक्चर में ये डिवाइड हो जाती हैं। और ये वो जो गुच्छे हैं या वो जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको एल्वियोलाई कहते हैं। एयर सैक्स कहलाता है, और एयर सैक्स के अंदर जो एक एक आपको उभार नज़र आएगा वो एल्वियोलाई कहलाता है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट समझ लें अगर लंग्स का, तो वो ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं विच आर कॉल्ड एल्वियोलाई। फिर आपके जो लंग्स हैं ये चेस्ट कैविटी के अंदर मौजूद हैं, ऊपर रिब्स मौजूद होती हैं, नीचे डायफ्राम मौजूद होती है, और प्रोटेक्शन के लिए लंग्स के ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन होती है जिसको प्ल्यूरा कहते हैं, वो इसकी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद है। स्ट्रक्चर में हमने ये सारी बातें बतानी हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका फंक्शन, अगली हेडिंग देंगे जिसको हम वेंटिलेशन कहते हैं या ब्रीदिंग कहते हैं। इनहेलेशन ऑफ एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो एयर हम अंदर लेके जाते हैं उसमें से ऑक्सीजन जो है वो इनटेक हो जाता है और बाकी गैसेस अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट ऑफ द बॉडी। इनहेलेशन या इंस्पायरेशन एंड एक्सहेलेशन एंड एक्सपायरेशन, ये दो स्टेप्स हैं वेंटिलेशन के। ह्यूमन वेंटिलेशन जो है ये एक पैसिव प्रोसेस है जिसमें लंग्स खुद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करते, बल्कि इसके ऊपर जो रिब्स और मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से एयर बॉडी के अंदर जाती और बाहर आती है। अब क्या होता है कि आपके जो रिब्स हैं इसके साथ जो मसल्स अटैच है उनको इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। द मसल्स विच आर अटैच विद द रिब्स आर कॉल्ड इंटरकॉस्टल मसल्स। व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट, रिब मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड एंड डायफ्राम मूव डाउनवर्ड। तो चेस्ट कैविटी का एरिया बढ़ जाता है। व्हेन द एरिया ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज, द प्रेशर ओवर लंग्स डिक्रीजेज, so air from outside move into the lungs. This is called inhalation. During exhalation, diaphragm move upward, ribs move downward and inward, which increases the pressure over lungs, so the air in the lungs moves out of the body. This is called exhalation. फंक्शन में ये सारी चीज़ें लिखनी हैं। देन वी विल मूव टूवर्ड्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स या गैसेस ट्रांसपोर्ट क्या चीज़ है। ये सारी चीज़ें सिर्फ डायग्राम नहीं बनानी बल्कि इसको ब्रीफली थोड़ा सा डिस्कस भी करना है, जो मैंने बोल दिया है वही नोट कर लें। अब आ जाएं पिगमेंट्स। तो अगर आप ये हेडिंग दे रही हैं तो उसके नीचे ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये दिस इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस नॉट एवोल्यूशन ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। तो ये हेडिंग हटाएं यहाँ से, यहाँ हेडिंग देंगी गैशियस ट्रांसपोर्ट, ठीक लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है, जब लंग्स में पहुँचती है तो वहाँ से उसने ब्लड में एब्जॉर्ब होना है, और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है जिसने लंग्स में आना है और वहाँ से उसने बाहर जाना है। तो जब ऑक्सीजन ब्लड में आती है तो ब्लड में आने के बाद वो कैसे टिश्यूज़ तक या सेल्स तक जाती है, तो 1.5% जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो जाती है। रिमेनिंग 98.5% वो ब्लड के अंदर एक पिगमेंट मौजूद है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जो कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है। तो ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है। बाइंड करने के बाद इट ट्रांसपोर्ट टू द टिश्यूज़ एंड सेल्स। जहाँ पहुँचती है तो जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन वहाँ पे हीमोग्लोबिन से अलग हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लेती है, एंड देन कम बैक टू द लंग्स एंड एक्सहेल्ड आउट। अब हीमोग्लोबिन क्या चीज़ है? ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ग्लोबुलर प्रोटीन है जो कि 4 चेन से बना हुआ है। 2 अल्फा चेन्स हैं और 2 बीटा सब यूनिट्स हैं, ठीक है, या बीटा चेन्स हैं। चारों जो चेन्स हैं उनके सेंटर में एक कंपाउंड है जिसको हीम ग्रुप कहते हैं, या आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, आयरन ग्रुप है, Fe जिसको लिखा जाता है फेरस, वो चारों चेन में मौजूद है। इट हैज़ द एबिलिटी टू बाइंड विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल इस 4 हीमोग्लोबिन के हीम जो कंपाउंड है उसके साथ बाइंड कर जाते हैं और ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं लंग्स में से टिश्यूज़ की तरफ। जब ये हीम ग्रुप के साथ बाइंड करते हैं, रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन की ये 4 चेन्स नज़र आ रही हैं, तो जब ये बाइंड कर जाता है ऑक्सीजन इसके साथ, तो हीमोग्लोबिन वाला वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन रिच हो उसका कलर रेड हो जाएगा, इसलिए आर्टरीज़ में हमारा ब्लड रेड होगा। लेकिन वेन्स में चूँकि ऑक्सीजन बाइंड नहीं होती हीमोग्लोबिन के साथ, वो टिश्यूज़ को दे आया है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है, तो वेन्स में ब्लड का कलर ब्लूइश
ब्लूइश नज़र आता है, आपको रेड नज़र नहीं आता वेन्स के अंदर ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तो हो गया हीमोग्लोबिन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स, हमारे अंदर सिर्फ यही पिगमेंट है। ह्यूमन का डिस्कस कर रहे हैं तो बस यहाँ तक लिखेंगे, इसके बाद ह्यूमन की हेडिंग नहीं देंगे। इसलिए इट्स बेटर कि हीमोग्लोबिन की जो डिटेल है ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऐड नहीं करेंगे। आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैशियस ट्रांसपोर्ट तक बस यहाँ तक लिखेंगे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं। उसके बाद हेडिंग अगली देंगे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स या एवोल्यूशन ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। उसमें नंबर 1 पे हीमोग्लोबिन लिखेंगे, ये ह्यूमन बीइंग्स में और अदर मैमल्स में, वर्टिब्रेट्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं। दूसरे पिगमेंट का नाम लिखोगे हीमोसायनिन। ये हीमोसायनिन इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, कुछ इनवर्टिब्रेट्स में, जिससे उनका ब्लड का कलर ग्रीन या ब्लूइश ग्रीन हो जाता है। सायनो का मतलब ही ब्लू कलर होता है। तो ये भी वर्टिब्रेट्स के बजाय ये इनवर्टिब्रेट्स में, तो ये ब्लड सेल में नहीं होता बल्कि ये प्लाज्मा में या हीमोलिम्फ के अंदर डिसॉल्व होता है। ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी रखता है। थर्ड जो पिगमेंट हमें अक्सर जानवरों में नज़र आता है उसका नाम है हीम एरिथ्रिन। हीम एरिथ्रो का मतलब होता है रेड। हीम एरिथ्रिन ये नॉन हीम कंटेनिंग है, यानी इसमें आयरन कंपाउंड मौजूद नहीं होता। इसके 2 फाइलम में ही सिर्फ आपको मिलता है और ये भी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। अगला है क्लोरोक्यूरोरिन। क्लोरोक्यूरोरिन एक रेड ग्रीन पिगमेंट है और ये भी हीमोग्लोबिन की तरह का है, लेकिन ये सेल्स के अंदर नहीं है, ये भी ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होता है। कुछ एनालिड्स के अंदर ये हमें मिलता है, मेरीन एनालिड्स के अंदर, और कुछ ऐसे एनालिड्स हैं जिसमें हीमोग्लोबिन भी मौजूद होता है और क्यूरोक्यूरोरिन भी मौजूद होता है। तो दीज आर डिफरेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इन डिफरेंट एनिमल्स। अगली हेडिंग आपने दी हुई है गैशियस एक्सचेंज इन इनवर्टिब्रेट्स। तो 1 बाय 1 अगर इनको डिस्कस किया जाए तो ये वाला पैराग्राफ आपने गलत डाल दिया है, इसको काटें, इसको निकालें। दिस इज़ रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, ये लाइनें नहीं आएंगी। तो बस आपने सिंपली गैशियस एक्सचेंज इन इनवर्टिब्रेट लिखना है, तो उसके बाद में क्या टाइप्स लिख देनी है। यहाँ रेस्पिरेटरी सर्विस भी काटें और ये सारा पैराग्राफ भी काटें। टाइप्स के अंदर आपने लिखना है सिंपल डिफ्यूजन है, ट्रेकियल सिस्टम है, क्यूटेनियस या स्किन से रेस्पिरेशन है, गिल्स हैं और बुक लंग्स हैं। ठीक है, नॉर्मल लंग्स नहीं होते, उनको बुक लंग्स कहते हैं, या पल्मोनेट लंग्स सिर्फ हमें स्नेल में मिलते हैं। इनवर्टिब्रेट की अगर बात करें तो 1 बाय 1 आपने इसी को डिस्कस करना है। पहले आपने देना है, अगर आपने सिंपल डिफ्यूजन की इधर हेडिंग दी है तो फिर यहाँ पे भी सिंपल डिफ्यूजन लिखेंगे, और अगर यहाँ पे रेस्पिरेशन इन प्रोटिस्टा दी है तो फिर यहाँ पे रेस्पिरेशन इन प्रोटिस्ट हेडिंग देंगे। तो नंबर 1 अगर हम डिस्कस करते हैं डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, तो हमें प्रोटिस्टा में इवन ना सिर्फ प्रोटिस्ट को अगर आप ये वाली हेडिंग्स देना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे रेस्पिरेशन इन प्रोटिस्ट, चूँकि प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, तो ये एक सेल पे मुश्तमिल है। तो गैसेस एक्सचेंज सिंपली डिफ्यूजन से फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो हो जाता है। ऑक्सीजन मूव इनटू द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव आउट ऑफ द बॉडी बाय सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट आ जाएं, ये सिर्फ प्रोटिस्टा में नहीं होता बल्कि इसके अलावा ये कुछ लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में, जैसे आपके पास नाइडेरिया फाइलम है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स है, इनके अंदर भी रेस्पिरेशन का मोस्टली यही सिस्टम सिंपल डिफ्यूजन ही है। एनालिडस में आ जाएं, जो कि अर्थवर्म वगैरह है, तो इनके अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो इनकी स्किन के थ्रू होता है। इनकी स्किन हर वक्त मॉइस्ट रहती है और स्किन के अंदर ब्लड कैपिलरीज की बहुत ज़्यादा सप्लाई है। देयर स्किन इज़ रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। यहाँ पे भी डिफ्यूजन ही काम करती है, लेकिन स्किन चूँकि इन्वॉल्व है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की एग्जांपल यहाँ पे आएगी। ये जो आपने ये लिखी हुई है क्यूटेनियस एक्सचेंज, तो वो एनालिड्स के अंदर नज़र आता है। फिर आ जाएं लंग्स पे या गिल्स पे, चौथी टाइप आ जाएगी। तो इनवर्टिब्रेट्स जो एक्वाटिक हैं उनके पास मोस्टली गिल्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सर्फेसेस दे आर मॉडिफाइड इनटू गिल्स। अगर हम सी स्टार की बात करते हैं तो उसकी स्किन में छोटे छोटे फ्लैप्स मौजूद हैं, थिन स्किन के पार्ट्स हैं जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। फिर अगर ये तो हो गई सी स्टार की बात। मेरीन एंड काट दें, यहाँ नहीं आएगा। एनिलिडा में देखेंगे तो उसके जो नेरीज है, एनिलिडा की एक पोलीशीटा क्लास है, उसके अंदर नेरीज मेंबर्स हैं, तो उनकी जो बॉडी के अपेंडेजेस हैं, जो टांगे हैं,
पूरी बॉडी से जो है एक्सटेंशंस निकली हुई होती हैं टांगों की तरह, उन प्रोजेक्शंस को पैरापोडिया कहते हैं। उन पैरापोडिया के अंदर वो स्विमिंग में भी हेल्प करती हैं, लेकिन उनके अंदर थिन मेम्ब्रेन मौजूद होती हैं जो कि रेस्पिरेशन का रोल भी करते हैं। उनको पैरापोडियल गिल्स कहा जाता है। उनके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वहाँ पे गैस एक्सचेंज हो जाता है आउटर वाटर के साथ, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाएगी बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आ जाए एक्वाटिक मोलस्कन्स और क्रस्टेशियन। ये आर्थ्रोपोडा है, ये मोलस्का है। ये अगर पानी में रहते हैं तो दे हैव गिल लाइक स्ट्रक्चर्स। क्रस्टेशियंस के अंदर इनकी अपेंडेजेस जो होती हैं उन्हीं पे ही इनके गिल्स मौजूद होते हैं, यानी इनकी जो टांगें हैं अगले वाली जो माउथ के बिल्कुल पास होती हैं वही मॉडिफाई हैं गिल्स लाइक स्ट्रक्चर्स में। थिन मेम्ब्रेन्स हैं तो वहाँ से गैस एक्सचेंज हो जाता है। मोलस्का के अंदर भी यही सिस्टम है कि उनके अंदर बॉडी में गिल्स, पेयर ऑफ गिल्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट आ जाए टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट्स जो लैंड पे रहते हैं, तो स्नेल आ जाएगा। लैंड स्नेल जो है वो पल्मोनेट लंग्स हैं, उनकी जो मेंटल कवरिंग है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इन्वॉल्व है जिसको पल्मोनेट लंग कहते हैं। दूसरा यहाँ आ जाता है मकड़ियाँ वगैरह अरेक्निड्स, तो उनके अंदर बुक लंग्स पाए जाते हैं, नॉट सिंपल लंग्स, दे हैव बुक लंग्स। और तीसरा सिस्टम हमें इंसेक्ट्स में नज़र आता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेकियल सिस्टम। तो ट्रेकियल सिस्टम को अगर देखें तो इट इज़ फाउंड इन इंसेक्ट, कॉकरोचेस वगैरह में। ये लॉन्ग ट्यूब्स हैं और इनकी ओपनिंग जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी, लेटरल साइड ऑफ द बॉडी पे मौजूद होती हैं, उनको स्पाइरिकल्स कहते हैं। स्पाइरिकल ओपन होता है लॉन्ग ट्यूब में। यहाँ पे आप ट्रेकियल सिस्टम की डायग्राम डालेंगे इसके नीचे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आउटर ओपनिंग स्पाइरिकल कहलाती है, फिर पीछे ट्रेकिया है। ट्रेकिया जब बॉडी में एंटर होती है तो छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होती है, उनको ट्रेकियोल्स कहते हैं। ये ट्रेकियल सिस्टम के अंदर की सारी लाइनिंग काइटिन से बनी होती है और इनर लाइनिंग जो आखिरी रेस्पिरेटरी इसके ट्रेकियोल्स हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रेकियोल्स कहलाते हैं, लिक्विड फिल्ड होते हैं और वहीं पे गैस एक्सचेंज होता है। तो दैट सिस्टम प्रेजेंट इन द इंसेक्ट्स। अब आ जाए आखिरी अरेक्निड्स यानी मकड़ियाँ वगैरह, ये जो स्पाइडर्स होती हैं, दे कंटेन बुक लंग्स। इनके जो लंग्स होते हैं बॉडी के अंदर अगर मौजूद हैं तो वो जैसे बुक के पेजेस होते हैं ना फ्लैप्स की शक्ल में, तो उस शक्ल में ये हमें नज़र आते हैं। जैसे बंद बुक हो ना, क्लोज बुक के पेजेस नज़र आ रहे होते हैं, तो इस तरह के छोटे छोटे लैमेली हैं, पेज लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, थिन स्किन के मेम्ब्रेन्स हैं जिनके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं और ऑक्सीजन की एक्सचेंज यहाँ पे हो सकता है। तो ये तो हो गए इनवर्टिब्रेट का रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें वैसे बाकी वर्टिब्रेट्स की मिसिंग है, जिसमें फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स की रेस्पिरेशन आपने डिस्कस नहीं की है। बाकी जो मैंने करेक्शन बताई हैं वो आपने कर लेनी है।